दोस्तों प्रेम क्या है? किसी को पाना या खुद को खो देना? एक बंधन या फिर मुक्ति? जीवन या फिर जहर? आखिर प्रेम की परिभाषा क्या है? क्या प्रेम में मान अभिमान के लिए कोई जगह है? क्या प्रेम में दिल और दिमाग के बीच जंग होना स्वाभाविक है? क्या यह प्रेम दो प्रेम करने वालों के बीच की जंग है? या फिर प्रेम में प्रेमी खुद से भी कभी लड़ पड़ता है? क्या एक साथ कभी दो व्यक्तियों से प्रेम हो सकता है? अगर नहीं, तो फिर दूसरे प्रेम की अनुभूति के वक्त पहला प्रेम क्या मर जाता है? या दूसरा प्रेम, जो प्रेम प्रतीत होता है, क्या वह प्रेम नहीं होता? इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे गायत्री को। आज जिंदगी के जिस मोड़ पर वह खड़ी थी, वहां से आगे बढ़ने के लिए उसे दो रास्ते नजर आ रहे थे। एक रास्ता वह था जिस पर वह पिछले 4 सालों से चल रही थी, जिस पर उसका हमसफ़र था, उसका पहला प्रेम, उसका पति शेखर। और दूसरा रास्ता जिस पर चलने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश ज़रूर थी, जिसमें वह संजय को अपना हमसफ़र बनाना चाहती थी। किस तरफ कदम बढ़ाऊं और किस तरफ नहीं, इसी पशोपेश में उसके दिमाग को अनेकों प्रश्नों ने आकर घेर लिया था। अपने बिस्तर पर बार बार करवटें बदलती वह चैन से सो नहीं पा रही थी। आज जैसे कोई फैसले की रात थी, वह उठकर बैठ गई और अपने अब तक के जीवन के बारे में सोचने लगी। गायत्री की शादी 4 साल पहले शेखर के साथ हुई थी। दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों के माता पिता भोपाल में रहते थे। शादी के बाद ही शेखर गायत्री के साथ मुंबई आकर बस गया था। वह एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी करता था। नई नई शादी के बाद मुंबई जैसी माया नगरी में उनकी ज़िंदगी खूब अच्छे से बीत रही थी। साथ साथ घूमना, देर रात तक जुहू बीच पर टहलते रहना, खाना पीना भी अक्सर बाहर ही हो जाया करता था। मन किया तो कोई फिल्म देख आए, नहीं तो दोस्तों के संग पार्टीज में जाना। सब कुछ जैसे मन मुताबिक चल रहा था। लेकिन गायत्री के यह सुनहरे दिन जल्द ही एक आम सी दिनचर्या में बदल गए। शेखर की सैलरी वैसे तो अच्छी ही थी, जिस वजह से घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जब एक दिन शेखर के बॉस ने उसे ज़्यादा कमाई की पेशकश की, तो शेखर उसे ठुकरा नहीं पाया। उस वजह से उसे कंपनी के काम से अक्सर बाहर जाना पड़ता था, जिसका नतीजा यह निकला कि गायत्री अपने ही घर में अकेलापन महसूस करने लगी। जब थका हुआ शेखर घर आता, तब भी वह अपने काम में ही व्यस्त रहता था। घर में रहते हुए भी वह गायत्री पर कम ही ध्यान दे पाता था, जिस वजह से गायत्री उदास रहने लगी थी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने भी नौकरी की तलाश करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। अब उन दोनों की जिंदगी जैसे यंत्रवत चल रही थी। दोनों सुबह सवेरे ही अपने अपने काम पर निकल जाते और सीधा रात को ही दोनों की मुलाकात हो पाती। कभी साथ बैठकर खाना खा लेते, तो कभी कभी शेखर के आने के पहले ही गायत्री अपने कमरे में जाकर सो जाती। शेखर भी उसे यह सोच डिस्टर्ब नहीं करता कि दिन भर की थक गई होगी। बस ऐसे ही वक्त निकलता गया और दोनों को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि कब दोनों का एक दूसरे के प्रति जो लगाव था, वह कहीं खो सा गया। उन दोनों का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था। एक दिन गायत्री हर रोज़ की तरह ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। शेखर भी बस अपने काम पर जाने के लिए निकलने ही वाला था। उसने अपनी बैग में कुछ सामान रखते हुए कहा, गायत्री, मैं बस निकलूँगा अभी। मुझे लौटने में लगभग 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना, और कोई भी काम हो मुझे बस एक कॉल कर देना। उसकी बात सुन गायत्री ने हैरानी से कहा, 5-6 दिन? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शेखर, कब बताता? कल रात जब मैं घर आया तुम सो चुकी थी, और उससे पहले तो मेरा जाना ही डिसाइड नहीं था। इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? लो अब बता देता हूँ, मैं अभी दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ और आने में कुछ दिन तो लग जाएंगे। गायत्री, शेखर, हम लोग एक ही घर में रहते हैं। तुम शायद भूल गए हो कि हम दोनों पति पत्नी हैं। इतनी क्या मसरूफियत थी कि तुम्हें मुझे बताने का वक्त ही नहीं मिला। शेखर, गायत्री प्लीज़, तुम फिर से वही सब बातें लेकर मत बैठ जाओ। आखिर में यह सब हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही तो कर रहा हूँ। आज हम दोनों अकेले हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे। मैं उन्हें एक शानदार ज़िंदगी देना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे आज तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। मैं पूरा दिन तुम्हारे पहलू में नहीं बैठ सकता। बात को समझो तुम। गायत्री, पूरा दिन? क्या तुम्हें याद है पिछली बार कब हमने साथ बैठकर खाना खाया या कहीं बाहर साथ घूमने गए हों? मैं यह नहीं कहती कि पूरा दिन मेरे आसपास रहो, लेकिन हम कुछ पल तो सुकून के साथ बिता सकते हैं ना। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे शेखर। तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना क्यों बदल गए हो? मैं भी नौकरी करती हूँ, काम की परेशानियाँ मुझे भी होती हैं, लेकिन मैं कभी उन्हें घर तक नहीं आने देती। तुम्हारे साथ वक्त बिताना सिर्फ मेरी चाहत ही नहीं, मेरा अधिकार भी है। और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी,
आज वह अपने दिल के हर दर्द को बयान करना चाहती थी, लेकिन शेखर ने उसे बीच में ही टोक दिया। शेखर, देखो गायत्री, मुझे अभी निकलना है। इन सब बातों के लिए अभी वक्त नहीं है मेरे पास। मैं भी जाते जाते तुम्हें कोई अपशब्द नहीं कहना चाहता। प्लीज़ संभालो अपने आप को और मुझे भी चैन से अपने काम पर जाने दो। गायत्री ने उसकी बात सुन एकदम से चुप्पी साध ली। वह भी खुद बिल्कुल बहस के मूड में नहीं थी। बात करके भी क्या फ़ायदा था। पहले भी कई बार उसने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार बातों का नतीजा केवल बहस के रूप में ही आता। उसने जल्दी जल्दी अपने बाल संवारे और वह भी ऑफिस के लिए निकल गई। उसके जाते ही शेखर भी एयरपोर्ट के लिए निकल गया। पूरे रास्ते गायत्री ने अपने अंदर के तूफान को रोक रखा था, जो उसकी आंखों से छलकने को तैयार था। उसने अपने आप से कहा, नहीं गायत्री, तुम रोओगी नहीं, इतनी कमज़ोर तो नहीं तुम। फिर भी आंखों के ओर में आए एक नन्हे से आंसू ने बगावत कर दी और आंखों से छलक ही पड़ा। अपने विचारों में गुम, अपने आप को संभालने में व्यस्त, वह कब ऑफिस पहुंची उसे पता ही नहीं चला। ऑफिस पहुंचते ही उसे याद आया, आज तो उसकी मैनेजर के साथ ज़रूरी मीटिंग थी। वह जल्दी से अपने डेस्क पर पहुंची, अपना बैग रखते मेज की दराज से एक फाइल निकाली और सीधे मैनेजर के रूम की ओर बढ़ गई। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा मैनेजर किसी से बात करने में व्यस्त थे। वह एक नया एम्प्लॉय था। गायत्री के मैनेजर ने उसे उस नए एम्प्लॉय से मिलवाया। नाम था संजय। संजय खूबसूरत, लंबा, गोरा और छरहरे बदन का नौजवान था। पहली नज़र में कोई भी लड़की जिस पर फिदा हो जाए, ऐसी मुस्कान लिए वह गायत्री के सामने खड़ा था। दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर वह कमरे से बाहर निकल गया और गायत्री अपने काम में व्यस्त हो गई। दोपहर को जब गायत्री ऑफिस के कैंटीन में बैठी अकेले ही अपना लंच कर रही थी, तो संजय भी वहां आ पहुंचा। उसने बड़ी विनम्रता के साथ गायत्री से पूछा, क्या मैं आपके साथ लंच कर सकता हूँ? गायत्री, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना। संजय को देख गायत्री सोचने लगी, इसे कौन लड़की मना कर सकती है, कितना खूबसूरत है, कितनी प्यारी मुस्कान है। लेकिन जब उसने अपने ही विचारों पर गौर किया तो उसे शर्म सी महसूस हुई। ओह, यह मैं क्या कर रही हूँ। अपना गला साफ करते हुए उसने पानी की एक घूंट ली। संजय, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? गायत्री ने अपने चेहरे के भाव ठीक करते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। उसने बात को पलटते हुए कहा, कैसा लगा आपको नया ऑफिस? संजय, अच्छा है, अभी तो आज पहला ही दिन है, लेकिन सबने बहुत अच्छे से बात की, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं यहाँ नया हूँ। गायत्री, हाँ, यहाँ का माहौल ही ऐसा है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन दूसरे दिन से ऐसा लगा जैसे सब अपने ही लोग हों। इस तरह पूरे लंच टाइम में दोनों बातचीत करते रहे। पहली ही मुलाकात में संजय ने गायत्री पर अपना इम्प्रेशन डाला था। वह उसके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुई थी। उस दिन के बाद से ना जाने क्या हुआ था गायत्री को, वह खुश रहने लगी थी। उसे हमेशा ऑफिस जाने की जल्दी रहती थी। शेखर के आए दिन बाहर के टूर लगते ही रहते थे। वह अपने काम में ही व्यस्त रहता। इधर संजय और गायत्री की दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। शुरू शुरू में गायत्री संजय को सिर्फ एक अच्छा ऑफिस कलीग और एक अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन धीरे धीरे कब यह एक अच्छा दोस्त एक खास दोस्त बन गया उसे पता ही नहीं चला। संजय हमेशा उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता था। वह उसकी हर बात की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। यही तो गायत्री भी चाहती थी, किसी ऐसे शख्स का साथ जो उसकी हर बात पर ध्यान दे, जो उसका ख्याल रखे, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का जिसे पता हो, जो बिन कहे ही उसकी खुशी उसके दुख को समझ ले। ये सब कुछ तो संजय की दोस्ती में उसने पा लिया था। गायत्री ने इस बात को मान लिया था कि उसे संजय से प्रेम हो गया है, लेकिन एक अजीब सी उलझन ने भी उसे घेर लिया था। वह इस सुंदर एहसास के साथ साथ आत्मग्लानि भी महसूस कर रही थी। वह अपने आप को ही कई बार कटघरे में खड़ा कर सवाल पूछती, क्या तुम जो सोच रही हो वह सही है? तुम एक शादीशुदा औरत हो, तुम्हें परपुरुष की ओर आकर्षित होने का आखिर क्या अधिकार है? कहाँ गया वह प्रेम जो तुमने शेखर से किया था? शेखर की गलती ही क्या है? वह किसके लिए कमा रहा है? क्या तुम उसे धोखा नहीं दे रही हो? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम गायत्री? ऐसे ही ना जाने कितने ही सवाल बार बार वह अपने आप से पूछती, लेकिन संजय के सामने आते ही वह इन सब सवालों को भूलकर फिर से उसके ख्यालों में खो जाती। एक बात की दुविधा और भी थी गायत्री को कि संजय ने तो अब तक उसे खुले शब्दों में कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन फिर उसका यूं हर वक्त गायत्री का ख्याल रखना,
उसकी हर बात को महत्व देना, साथ साथ लंच और ऑफिस की हर प्रॉब्लम शेयर करना। यह सब क्या था? गायत्री के हिसाब से तो यह सब प्यार ही तो था। एक दिन तो उसने ठान ही ली थी कि आज वह संजय के मन की बात जानकर ही रहेगी। हर रोज़ की तरह वह दोनों कैंटीन में बैठे लंच कर रहे थे। गायत्री ने मन ही मन सोचा, यही अच्छा मौका है, बातों बातों में किसी तरह संजय के दिल की बात को उसकी ज़ुबान पर लाना ही पड़ेगा। गायत्री ने पानी का एक घूंट पीते हुए संजय से पूछा, अच्छा अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? संजय ने मजाकिया लहजे में उससे कहा, मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं यह सवाल छोड़कर तुम मुझसे कोई भी बात पूछ सकती हो। दोनों ने एक साथ ठहाका लगाया। फिर गायत्री ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मुझसे तो तुमने कभी इस विषय पर बात नहीं की, या जिंदगी भर साधु बने रहने का सोचा है? संजय, गर्लफ्रेंड? हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, अब हर कोई शेखर की तरह लकी तो नहीं होता ना। सच कहूँ कॉलेज टाइम में भी मेरे दोस्त मुझसे यही पूछते थे। उस समय भी मेरा यही कहना था कि भाई लड़कियां तो बहुत मिली, लेकिन कोई ऐसी नहीं जिससे दिल लगा बैठे और फिर उम्र भर का साथी बना ले। फिर पढ़ाई और नौकरी में ऐसा उलझा कि इन सब बातों के लिए वक्त ही नहीं मिला। माँ हमेशा कहती है शादी कर लो, शादी कर लो। अब देखते हैं किस्मत में कौन लिखा है, कभी ना कोई मिल ही जाएगी। मैं तो कहता हूँ काश, काश यार तुम मुझे पहले मिली होती। इतना कहकर संजय फिर लंच करने में व्यस्त हो गया। लेकिन गायत्री के मन में जैसे सितार बजने लगा था। उसने धीरे से कहा, देर से ही सही पर अब तो मिल गई हूं ना। लेकिन तभी संजय के मोबाइल की रिंग बजी और शायद गायत्री की कही बात उसने ठीक से सुनी ही नहीं। उसने गायत्री से 2 मिनट में आता हूँ कहकर विदा ली और वह कैंटीन से निकलकर ऑफिस के वॉशरूम की ओर बढ़ गया। उस दिन उस वाकये के बाद दोनों अपने अपने ऑफिस काम में व्यस्त हो गए, मगर गायत्री के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। उसे अब इतना तो यकीन हो ही गया था कि संजय भी उसे पसंद करता था। लेकिन अभी भी खुद संजय ने इस बात का इकरार नहीं किया था। फिर भी गायत्री अपने सपने के महल सजाते हुए सोच रही थी कि ऐसी बातें कहीं नहीं जाती, बस समझनी पड़ती हैं। मगर शेखर का ख्याल आते ही उसे अपने सपनों के महल रेस से बिखरते हुए नजर आते। शेखर से क्या कहूँगी, उसका सामना कैसे करूँगी? क्या संजय के आने से मैं शेखर को नज़रअंदाज कर रही हूँ, या सच में मुझे संजय से प्रेम हो गया है? इस तरह एक बार फिर सवालों के बादलों ने उसे घेर लिया था। उस दिन जब गायत्री घर लौटी तो शेखर टूर से लौट आया था। दोनों के बीच बातचीत हुई, मगर वही घिसी पिटी सी बातें जिनमें अब गायत्री को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके ऊपर तो संजय के प्यार का भूत सवार था। शेखर को भी उस दिन गायत्री में कुछ बदलाव तो महसूस हुआ। ना कोई गिला, ना शिकवा, ना शिकायत। वह तो बस अपने ही काम में व्यस्त और मस्त थी। उसका यह बर्ताव देख शेखर के मन में भी एक विचार आया कि शायद आजकल वह अपनी पत्नी को पहले सा वक्त नहीं दे पाता है और इसी बात से वह उससे नाराज़ है। यही सोचते सोचते उसने अपने आप से कहा, वह भी कितनी बार झगड़ेगी मुझसे इस बात को लेकर, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, आज रात कोई फिल्म देख आते हैं, खाना भी बाहर ही खा लेंगे और फिर कल इतवार है तो कहीं सैर सपाटे के लिए निकल जाएंगे। देखना मेरा प्लान सुनते ही चहक उठेगी वह। इस तरह अपनी बात पर मंद मंद मुस्कुराता हुआ वह गायत्री के पास पहुंचा। वह अपने कमरे में अलमारी में कपड़े समेट कर रख रही थी। शेखर ने पीछे से चुपके से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। गायत्री को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो शेखर? छोड़ो मुझे, मुझे बहुत काम है अभी। शेखर, अब किसी का भी काम हमारे बीच नहीं आएगा, ना तुम्हारा ना मेरा। मेरी बात सुनो। सुनो तो, मैंने एक मस्त प्लान बनाया है। चलो आज कोई फिल्म देखने चलते हैं। वहाँ से हम जाएंगे तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में और फिर आराम से जुहू किनारे वॉक करते हुए देर रात को घर लौटेंगे। और इतना ही नहीं, कल का संडे होगा हमारा फन डे। हम दूर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। चलो अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। गायत्री, सॉरी शेखर, लेकिन आज मेरा कहीं बाहर जाने का मूड नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ। खाने के लिए हम घर पर ही कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। रही बात कल की, तो कल मेरा एक प्लान पहले से ही फिक्स्ड है। मैं अपने एक कलीग के साथ फिल्म देखने जाऊंगी। अब एन मौके पर कैंसिल कैसे कर दूं? गायत्री ने बिना शेखर की ओर देखे एक ही सांस में अपनी बात कह दी, जिसे सुन एक पल के लिए शेखर स्तब्ध सा रह गया। लेकिन दूसरे ही पल उसने फिर से उसी जोश के साथ कहा, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, मूवी देखने तुम अपने कलीग के साथ चली जाना, लेकिन अभी हम बाहर जाकर खाना तो खा सकते हैं ना। अब प्लीज़ इसमें कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं।
गायत्री ने पलटकर शेखर की ओर देखते हुए कहा, इसमें बहाने बनाने की कोई बात ही नहीं है शेखर। लेकिन एक बात तुम्हें भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। हमारा यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। तुम जब चाहो तो पास आ जाओ, जब चाहो इग्नोर करो। तुम जब चाहो घूमने चलेंगे और तुम जब चाहो तब ना जाने कितने दिनों के लिए मुझे अकेला छोड़कर टूर पर निकल जाओगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना शेखर। शेखर, मैं जानता था तुम अब भी उसी बात को लेकर मुझसे नाराज़ हो। ठीक है, मैंने अपनी गलती मान ली और अब उसे सुधारना भी चाहता हूँ। और अब मैं अपने काम और घर दोनों के बीच एक अच्छा तालमेल बिठाना चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? क्या हमने ज़िंदगी के सारे सपने साथ मिलकर पूरे करेंगे, ऐसी कसम नहीं खाई थी? मैं मानता हूँ कभी मैंने काम के चक्कर में तुम्हें इग्नोर किया भी होगा, लेकिन अगर तुम ही मुझे नहीं समझोगी तो मुझे कौन समझेगा? अब मान भी जाओ। शेखर जो भी कह रहा था पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा था। यह बात गायत्री भी उसकी बातों में देख पा रही थी। ऐसे में उसकी बात को टालना गायत्री के लिए मुश्किल सा था। उसने एक पल के लिए शेखर की आंखों में देखा, लेकिन यह क्या? आज क्यों गायत्री शेखर से नज़रें नहीं मिला पा रही थी? उसने अपने आप को शेखर की बाहों से मुक्त किया और उससे नज़र चुराते हुए कहा, ठीक है, मैं रेडी होती हूँ, अभी खाना खाने तो जा ही सकते हैं बाहर। उसकी बात सुन शेखर का चेहरा खिल उठा। ओ गायत्री, थैंक्स माय लवली डियर वाइफ, मैं अभी 2 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए वह वॉशरूम की ओर चला गया। इधर गायत्री तैयार होते होते सोच रही थी, शेखर की बात टालने के लिए उससे कल के बारे में झूठ तो कह दिया है, लेकिन अब क्या करूं? क्या सच में संजय के साथ मूवी देखने चली जाऊं या और कोई बहाना बना दूं? कुछ देर सोचने के बाद उसने झट से अपना मोबाइल उठाया और संजय को मैसेज करके कल के प्लान के बारे में बताया। संजय ने भी तुरंत हामी भर दी। एक पल के लिए तो गायत्री को बहुत खुशी हुई कि कल का पूरा दिन वह संजय के साथ रहेगी, लेकिन फिर दूसरे ही पल आत्मग्लानि के बादलों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। आईने में बाल संवारते हुए जब उसने अपना अक्स देखा तो उसे खुद से ही घिन आने लगी। उसके कानों में खुद की आवाज़ गूंजने लगी, धोखेबाज हो तुम, शेखर को धोखा दे रही हो। वह तो तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था, मगर तुम यह क्या कर रही हो गायत्री? पिछले 10 मिनट से अपने ही ख्यालों में खोई गायत्री को अचानक तब होश आया जब शेखर भी अपने बाल संवारने के लिए आईने के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने गौर किया, अभी भी उसके पत्नी के चेहरे पर वह पहले वाली मुस्कान लौटी नहीं थी। उसने धीरे से गायत्री के पास जाते हुए उसके कानों में कहा, मेरी जान, कसम खाता हूँ अब शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसकी बात सुन गायत्री ने बड़ी ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन वह उसमें भी असफल रही। इससे पहले कि शेखर कुछ और कहता, वह बेडरूम से निकलकर सामने ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गई। किसी तरह अपने मन को समझाते हुए वह शेखर के साथ बाहर घूमने निकली। शुरुआत में वह थोड़ी चुप चुप सी रही, फिर शेखर की बातों ने उस पर ना जाने क्या जादू किया। उसे वह हर पल याद आने लगा जो उन दोनों ने साथ बिताया था। साथ ही वह दिन भी याद आए जब वह दोनों नए नए इस शहर में आए थे। कितने सुहाने दिन थे वह भी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अपने पहले वाले शेखर को पाकर कुछ पल के लिए ही सही गायत्री संजय को भूल गई थी। देर रात घर लौटने के बाद भी शेखर की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ना जाने कितने दिनों बाद उन दोनों ने साथ बैठकर इतनी बातें की थी। फिर जब बातों ही बातों में उसने गायत्री को अपने आगोश में लिया तो वह भी अपने आप को रोक नहीं पाई। सुबह नाश्ते के टेबल पर शेखर ने गायत्री से कहा, अब जब तुम्हारा आज का मूवी का प्लान फिक्स्ड है तो मैं भी अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। तुम्हारी तरह उन्हें भी मुझसे काफ़ी शिकायतें हैं। उसकी बात सुन गायत्री को लगा, काश मैं संजय को मैसेज ना करती तो ठीक रहता। लेकिन शेखर भी अपने दोस्तों से मिलने निकल रहा था तो उसने भी संजय के साथ फिल्म जाने का मन बना ही लिया। जब वह घर के पास वाले मॉल में पहुंची तो देखा संजय वहीं उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों ने साथ साथ फिल्म देखी, फिर एक इटालियन रेस्टोरेंट में बैठकर पिज्ज़ा का लुत्फ़ उठाया और फिर कुछ देर मॉल में सैर सपाटा किया। ना चाहते हुए भी पूरे वक्त गायत्री शेखर और संजय के बीच तुलना करने लगी, जैसे परखना चाहती हो कि वह किसके साथ खुश रहेगी। वह अपने आप को एक अजीब सी उलझन में फंसते हुए देख रही थी। एक तरफ शादी जैसा पवित्र रिश्ता जो भले ही अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा था, और दूसरी तरफ एक ऐसा आकर्षण जिसे रोक पाना गायत्री के लिए मुश्किल हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे मन में कोई प्रेम धंध चल रहा हो। वह समझ नहीं पा रही थी, यह प्रेम धंध किसके बीच में चल रहा है, दिल या दिमाग।
शेखर या संजय या वह खुद से ही कोई द्वंद्व लड़े जा रही है। इसी पशोपेश में 2-3 दिन गुजर गए। फिर एक दिन अचानक शेखर ने गायत्री को बताया कि उसे फिर से किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर जाना पड़ेगा। उसकी बात सुन गायत्री ने पूछा, 2 दिन में आ जाओगे ना? शेखर, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकता, वक्त भी लग सकता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, आने के बाद मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। गायत्री, वह तो ठीक है, लेकिन तुम 2 दिन बाद ही आ जाते तो अच्छा रहता। शेखर, क्यों, ऐसा क्या खास है 2 दिन बाद? गायत्री कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शेखर ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसने तुरंत अपने मोबाइल को उठाते हुए कहा, अच्छा ये सब बातें जाने दो, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, मैं आता हूँ अभी। इतना कहकर वह कमरे से निकल गया। किसी आम दिनों में शायद अगर शेखर कहीं बाहर जाने की बात करता तो गायत्री को एतराज़ नहीं होता, लेकिन वह उससे पूछना चाहती थी कि 2 दिन बाद आ रहे उसके जन्मदिन पर उसको अकेला छोड़कर वह कैसे जा सकता है। अभी तो उसने कहा था वह सब कुछ ठीक कर देगा, फिर क्यों इतनी जल्दी सब कुछ भूल गया? काम ज़रूरी है, मगर एक कोशिश तो की जा सकती है ना। उसे तो मेरा जन्मदिन ही याद नहीं है, फिर आगे तो कुछ कहना ही बेकार है। उसे ऐसा लगा जैसे एक बार फिर उसका और शेखर का रिश्ता जो संभलने लगा था फिर से डगमगाने लगा हो, जैसे सब कुछ जो वह समेटने की कोशिश कर रही थी वह उसके हाथ से किसी रेत की तरह फिसलते जा रहा हो। वह भी शेखर के पीछे पीछे उसके पास गई। वह किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। बात खत्म होते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। गायत्री को देख उसने पूछा, कुछ कहना चाहती हो? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वजह एक ही थी, वह सोच रही थी, जब उसे ही मेरा जन्मदिन याद नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है उसे याद दिलाने की। जाना है तो जाए, उसकी तो आदत ही है मुझे अकेला छोड़कर जाने की। जीवन के हर मोड़ पर अगर मुझे अकेले ही चलना है तो मैं क्यों उसकी परवाह करूं? सोचने का तो उसने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन मन से वह उदास हो चुकी थी। शेखर और उसके रिश्ते में कुछ दिन पहले आए बदलाव से शायद उसने कुछ उम्मीदें जोड़ ली थी जो शायद फिर से टूटने लगी थी। वह चुप रही, कुछ नहीं कहा और शेखर अपने टूर पर निकल गया। अब तक के अपने बीते हुए पलों में गुम गायत्री जब अपने वर्तमान में लौटी तो उसने अपने आप को अपने बेडरूम में अकेला पाया। यही अकेलापन तो उसे पसंद नहीं था। अपने मन में चल रहे ध्वंस से जैसे उसका सिर भारी होकर फटने को था। वह चुपचाप अपने बेड से उठी और वॉशरूम गई। उसने चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें मारी और आईने में देखने लगी। अचानक उसे अपने अक्स के साथ साथ एक तरफ शेखर और दूसरी तरफ संजय का भी अक्स नजर आने लगा। दोनों ही उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। यह बात तो पक्की थी, उन दोनों में से कोई एक ही उसका प्रेम हो सकता था और दूसरा था केवल आकर्षण। मगर कौन क्या था उसका फैसला वह नहीं कर पा रही थी। उसने दोबारा अपने चेहरे पर पानी डाला और आईने में देखा। अब वह केवल खुद ही उसमें नजर आ रही थी। वह वापस अपने बेड पर आकर लेट गई। करवटें बदलते बदलते कब उसे नींद लगी उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन अपने जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले जब गायत्री ऑफिस पहुंची तो उसका उदास चेहरा देख संजय समझ गया था कि ज़रूर कोई ऐसी बात हुई है जिससे गायत्री का मन उदासीनता से भर गया है। तुरंत तो उसने कुछ नहीं पूछा, लेकिन हर बार की तरह लंच के वक्त जब दोनों साथ बैठे थे तो संजय ने उससे पूछ लिया, क्या बात है गायत्री, कुछ हुआ है क्या? तुम इतनी खामोश क्यों बैठी हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है? उसके सवाल पर गायत्री कुछ पल खामोश रही, मगर असल में वह चीख चीख कर कहना चाहती थी, हाँ मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं पागल हो रही हूँ। क्या तुम मुझे इस पागलपन से बाहर निकालोगे? लेकिन उसके ठीक विपरीत उसने बड़े ही शांत स्वर में कहा, नहीं संजय, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। संजय, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? एक हल्की सी ज़बरदस्ती वाली मुस्कान अपने होठों पर लाते हुए गायत्री ने कहा, तुम्हारी किसी बात का कभी बुरा माना है क्या मैंने? पूछो ना, क्या बात है? संजय, क्या शेखर से कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा ही लगता है। अगर ना बताना चाहो तो रहने दो, ये तुम्हारा निजी मामला है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है जिसे शेयर करने से तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। गायत्री, नहीं, ऐसा कोई झगड़ा या कोई सीरियस बात नहीं हुई है। वह क्या है ना, हम औरतें छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढती हैं, कुछ स्पेशल दिन, कुछ खास पल। अगर जीवन साथी को भी याद रहें तो जीवन जीने का नज़रिया ही बदल जाता है। लेकिन जब आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दिल टूट जाता है। बस इस बात से कभी कभी थोड़ी तकलीफ होती है। संजय, अच्छा तो बात ऐसी है, मैं सब समझ गया। गायत्री, क्या समझ गए? मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं।
संजय, कल तुम्हारा जन्मदिन है और शायद शेखर को यह बात याद नहीं। वह हमेशा की तरह टूर पर चला गया है और इसीलिए हमारी मैडम का मूड ऑफ है। क्यों है ना यही बात? गायत्री बड़ी हैरत से संजय को देखकर सोचने लगी। यह कैसे हो सकता है? कोई किसी को इतना कैसे जान सकता है कि उसके बिना कहे ही उसके मन की बात समझ ले? गायत्री, तुम्हें कैसे पता? और तुम्हें मेरा जन्मदिन याद है? संजय भाई, ऐसे ही बेस्ट फ्रेंड का तगमगा नहीं मिला हमें। उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है और सारी जानकारी भी रखनी पड़ती है। गायत्री, चलो किसी को तो मेरा जन्मदिन याद है। संजय, ओह कम ऑन, अब काम के चक्कर में अगर शेखर तुम्हारा जन्मदिन भूल भी गया तो क्या हुआ? तुम खुद उसे याद दिला दो, हो सकता है वह तुरंत लौट आए। गायत्री, मैं क्यों याद दिलाऊं उसे? उसे भी तो याद रहना चाहिए ना। अब तुम ही देख लो, तुम्हें तो याद है ना, फिर वह क्यों नहीं याद रख सकता? संजय, तुम भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसा ही बर्ताव करती हो। गायत्री, मैं ऐसी ही हूँ, जानते हो कॉलेज टाइम से ही मैं ऐसी ही हूँ। और शेखर कहता था मेरी यही बात उसे अच्छी लगती है, लेकिन अब देखो वह बिल्कुल बदल गया है। मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करता, वह चाहता है कि मैं ही समझूं उसको, मगर खुद कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। अब बस रहने भी दो उसकी बातें, मुझे नहीं कहनी उसकी कोई बात। संजय, अच्छा चलो अब अपना मूड ठीक करो, हम आज ही तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। गायत्री, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं इतनी भी उतावली बच्ची नहीं हूँ अब। जन्मदिन कल है तो कल ही मनेगा। वैसे भी बॉस ने मुझे आज एक फ़ाइल दी है जिसे आज स्टडी करना है। संजय, हाँ तो ठीक है ना, ऑफिस का काम ख़त्म कर लेते हैं फिर सेलिब्रेशन। क्यों, क्या कहती हो? गायत्री, क्या बात है संजय, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? संजय, अरे यार पकड़ा गया, देखो मैं सब बताता हूँ, लेकिन पहले तुम प्रॉमिस करो मेरी बात सुनकर फिर से उदास नहीं होगी। अभी अभी तो बड़ी मेहनत से तुम्हारा मूड ठीक किया है मैंने। गायत्री, क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो? सीधे सीधे बताओ क्या बात है। गायत्री के सवाल का जवाब देते हुए संजय ने कहा, दरअसल कल मैं भी शहर से बाहर जा रहा हूँ। मुझे माँ के साथ अपनी मौसी के यहाँ जाना है, उनके बेटे की शादी है। असल में तो मैं जाना ही नहीं चाहता था, मुझे तुम्हारा जन्मदिन जो याद था, लेकिन क्या करूँ, माँ ने अपनी कसम दे दी। अब तुम तो समझ सकती हो, माँ की बात टालना मुश्किल है। मैं ऑफिस आते ही तुम्हें बताने वाला था, मगर जब तुम्हारा उदास चेहरा देखा तो अपनी बात को रहने दिया। गायत्री, अच्छा तो इसीलिए कब से आज ही पार्टी कर लेते हैं कि रट लगाए हो? जाओ तुम भी जाओ, मेरे जन्मदिन का क्या है, वह तो हर साल आता है और इतना भी क्या है सेलिब्रेशन एंड ऑल। अब बच्चे थोड़े ही रहे जो इतनी सी बात पर रूठ जाएंगे। संजय, मैं जानता था, मैं सोच ही रहा था कि ना जाने मुझे कितने तंज कितने ताने सुनने पड़ेंगे। मैं कौन होती हूँ तुम्हें ताने देने वाली? इतना कहकर गायत्री ने अपना खाना समेटा और वह वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी संजय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, गायत्री मेरी बात तो सुनो। उसके हाथों का स्पर्श लगते ही गायत्री जैसे ठिठुर सी गई। उसने अपने आसपास नजर डाली, वहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। सब कब का अपना लंच खत्म करके जा चुके थे। संजय ने बड़ी सहजता से उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, अब ऐसी भी क्या नाराज़गी, अब मान भी जाओ। तुम कहो तो कहीं बढ़िया से रेस्टोरेंट में तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। गायत्री ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं नाराज़ नहीं हूँ संजय, बस मेरा कहीं बाहर जाने का मन नहीं है। संजय, अच्छा तो मेरे पास प्लान बी भी रेडी है, देखो। वैसे भी मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रहा था कि मुझे तुम्हारे हाथ का बना बढ़िया सा खाना खाना है। यह टिफ़िन का सलाद पास्ता तो बहुत चख लिया, मज़ेदार इंडियन डिशेज खिलाओगी कहा था ना तुमने। तो लो आज ही हो जाए एक शानदार डिनर, क्या कहती हो? गायत्री, ठीक है, शाम को मिलते हैं, ऑफिस से सीधा घर ही चलेंगे। अभी तो जाने दो, वरना बॉस का दिया हुआ काम नहीं हो पाया तो हो जाएगा यहीं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट। संजय, अच्छा ठीक है, ऑफिस के बाद तुम घर चली जाना, मुझे कुछ काम है, उसे पूरा करके मैं भी 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। इस तरह उसके बाद दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। शाम को जब गायत्री ऑफिस से घर जाने लगी तो शेखर का कॉल आया। हमेशा की तरह उसने इधर उधर की सारी बातें की, लेकिन गायत्री के जन्मदिन के बारे में कुछ नहीं कहा। इसका साफ मतलब था उसे अभी भी याद नहीं आया था। इसी बात को लेकर गायत्री के मन में गुस्से का गुबार बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा, 6 बजने ही वाले थे। घर के रास्ते में ही उसने जल्दी जल्दी कुछ सामान खरीदा और वह घर पहुंची। फिर फ्रेश होकर उसने सबसे पहले अपने लिए कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी के घूंट पीते पीते उसने फटाफट संजय की पसंद का खाना बनाया। फिर पूरा घर समेटा और नहाने चली गई। नहाकर लौटी वह अपनी अलमारी में कोई अच्छी सी पोशाक ढूंढने लगी।
क्या पहनूं के चक्कर में काफ़ी वक्त बर्बाद कर दिया। अचानक उसकी नज़र अपनी लाल साड़ी पर पड़ी। शेखर ने उसे यह साड़ी उसकी शादी की तीसरी सालगिरह पर तोहफे में दी थी। उसने झटपट साड़ी ली और तैयार हो गई। साथ में मैचिंग ज्वेलरी और लाल बिंदी लगाने के बाद वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अपने आप को एक बार आईने में निहारने के बाद वह हॉल की तरफ मुड़ी ही थी कि डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही वह दरवाजे की ओर भागी। दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी वही प्यारी सी मुस्कान लिए संजय खड़ा था। दूसरी उजली सफ़ेद शर्ट और ब्लू जींस में वह बेहद हैंडसम लग रहा था। एक हाथ में खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता और दूसरे हाथ में एक छोटा सा बक्सा लिए वह खड़ा था। गायत्री तो बस उसे देखती रह गई। इसी प्यारी मुस्कान ने ही तो उसे मोहित कर रखा था। कुछ तो बात थी संजय में जो वह बार बार अपना आपा खो बैठती और लाख कोशिश करने पर भी उसके आकर्षण से बच नहीं पाती। जब संजय ने देखा गायत्री कहीं खोई हुई है तो उसने कहा, अब अंदर भी बुलाओगी या यहीं खड़े खड़े हम बर्थडे मना लें? गायत्री, अरे आओ ना, तुम भी अभी तक बाहर खड़े हो। और यह क्या? वाओ, कितने प्यारे फूल हैं, मेरे लिए हैं? संजय, नहीं, तुम्हारे यहाँ जो काम वाली बाई आती है ना उसके लिए हैं। कल जब आए तो उसे दे देना। गायत्री, ओहो, तुम भी ना हर बात में मजाक। दो, मैं इन्हें वॉश में सजा देती हूँ। वैसे थैंक यू सो मच। संजय ने अपने हाथ का बक्सा भी गायत्री को थमाते हुए कहा, और साथ में यह भी। गायत्री, अब यह क्या है? संजय, बाद में खुद ही खोल कर देख लेना। वैसे एक बात कहूँ, इस लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच है, भारतीय परिधान में स्त्री की खूबसूरती में चांद चांद लग जाते हैं। इतना कहकर संजय ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। पहले उसने चारों ओर घूमकर घर देखा और कहा, अरे वाह, घर तो तुमने बहुत अच्छा सजाया। ऑफिस के साथ साथ तुम्हें ये सब काम करने के लिए भी वक्त मिल जाता है क्या? कांच के खूबसूरत से होश में फूलों को सजाते हुए गायत्री ने कहा, अपने घर को सजाने के लिए वक्त की नहीं, चाह की ज़रूरत होती है। और फिर वह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, जहाँ चाह वहीं रहा। संजय, सही कहा। वैसे खाने की खुशबू से मैं कह सकता हूँ कि तुमने दाल मखनी बनाई है, और शायद साथ में पालक पनीर। गायत्री, तुमसे तो कोई बात छुपाना बहुत ही मुश्किल है। अभी तो मैंने खाना टेबल पर लगाया ही नहीं और तुम हो कि मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया। संजय, तुम सरप्राइज की बात कर रही हो? तुम्हारा तो पूरा घर खाने की खुशबू से महक उठा है। गायत्री, ठीक है, लेकिन पहले बैठो तो सही। मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ। संजय, यह शौक भी रखती हो तुम? जब उसकी बात सुन गायत्री ने पलटकर उसकी तरफ तिरछी नज़रों से देखा तो संजय ने अपने कान पकड़कर कहा, ओके, नो मोर जोक्स। फिर गायत्री कोल्ड ड्रिंक लेने किचन में चली गई। जब वह कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ खाने की चीज़ें लेकर बाहर आई तो देखा संजय सामने दीवार पर लगी उसकी और शेखर की तस्वीरों को देख रहा था। संजय, तो तुम मुझे इस लकी मैन से कब मिलवा रही हो? गायत्री, पहले उसे मेरे लिए तो फुर्सत मिल जाए, फिर तुमसे भी मिलवा दूंगी। संजय, क्यों ऐसा कह रही हो? गायत्री, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। संजय, ओके, नो मोर सीरियस टॉपिक्स। गायत्री, अच्छा यह बताओ, यहाँ आते वक्त माँ से क्या कहा कि कहाँ जा रहे हो? संजय, क्या कहना था, यही कि गायत्री के यहाँ जा रहा हूँ। गायत्री, तो क्या माँ जानती है मुझे? संजय, तो और क्या, वह तो तुमसे मिलने का भी कह रही थी, मैंने कहा मिलवा दूंगा कभी। गायत्री, सच? तो मैं ही कभी आ जाऊंगी माँ से मिलने। इस तरह दोनों बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। बातों में उलझी गायत्री यह भूल ही चुकी थी कि उसने संजय को खाने के लिए तो पूछा ही नहीं। थोड़ी देर बाद खुद संजय ने ही उससे कहा, गायत्री, अब जो खाना तुमने बनाया है ज़रा उसे भी चख लें। गायत्री, ओ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, आई एम सॉरी, मैं अभी खाना गर्म करके लाती हूँ। संजय, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। वह दोनों जल्दी से किचन में गए और सारा खाना टेबल पर लाकर सजा दिया। फिर दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातों के साथ खाने का लुत्फ उठाया। संजय पूरे वक्त खाने की तारीफ करता रहा, जिसे सुन गायत्री भी फूली नहीं समा रही थी। डिनर होने के बाद भी काफ़ी देर तक दोनों बतियाते हुए बैठे रहे। जब संजय ने घड़ी की ओर देखा तो रात के 10:30 बजने वाले थे। संजय, अच्छा गायत्री, काफ़ी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। गायत्री ने भी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, थोड़ी देर रुक जाओगे तो सच में मेरा जन्मदिन शुरू हो जाएगा। रुक जाओ ना। संजय, तुम भूल गई, मुझे कल सफ़र भी करना है। गायत्री, हाँ तो ठीक है ना। अच्छा सुनो, मैं एक कप अच्छी सी कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, उसके बाद चाहे तुम चले जाना। कॉफ़ी का नाम सुनकर संजय भी मान गया। गायत्री ने झटपट कॉफ़ी बनाई और दोनों कॉफ़ी पीते हुए बैठे ही थे कि गायत्री को संजय का दिया हुआ बक्सा दिखाई दिया। उसने अपने हाथ का कप डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बक्से को उठाया और बड़े उत्साह से उसे खोलते हुए पूछा, इसमें क्या है? संजय, खुद ही देख लो।
बक्से को खोलते ही गायत्री ने देखा उसमें एक खूबसूरत सा चमचमाता ब्रेसलेट था जिस पर लिखा था माय बेस्ट फ्रेंड, जिसे देख वे बहुत खुश हो गई। संजय ने आगे बढ़कर उससे पूछा, तुम्हें पसंद तो आया ना मेरा तोहफा? गायत्री, ये तो बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत कीमती दिख रहा है। संजय, हाँ है, मगर हमारी दोस्ती से ज़्यादा नहीं। गायत्री ने एक बार अपने तोहफे की तरफ देखा और संजय को गले लगाते हुए कहा, ओ संजय, ये तो सच में बहुत ही खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। गायत्री के गले लगते ही संजय कुछ असहज सा हुआ, मगर उसने शालीनता दिखाते हुए केवल उसके सिर पर हाथ घुमाया। फिर गायत्री ने उसकी आंखों में देखा और उसकी ओर देखते हुए कहा, संजय, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो और शायद मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मैं एक उलझन में हूँ। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उसकी बात सुन संजय ने बड़ी हैरानी से उसकी ओर देखते हुए कहा, यह तुम क्या कह रही हो गायत्री, कैसी उलझन? ओ ओ माय गॉड, वेट, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ तुमने मेरी दोस्ती का कुछ और ही मतलब निकाला है। नहीं, प्लीज़ कह दो कि मैं ही गलत समझ रहा हूँ। संजय की बात सुन गायत्री को ऐसा लगा जैसे उसके गाल पर किसी ने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। वह उससे दूर हटते हुए पीछे की तरफ जाने लगी। उसकी आंखें भर आई थी, सामने खड़ा संजय उसे धुंधला सा नजर आ रहा था। गायत्री ने बड़ी हिम्मत जुटाकर संजय से पूछा, तो क्या तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? संजय ने उसे संभालते हुए कहा, करता हूँ गायत्री, करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वैसा वाला नहीं जैसा तुम समझ रही हो। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, आज तक तुम्हारे जैसी कोई दोस्त कभी नहीं थी मेरी। गायत्री, तो फिर वह सब क्या था? तुम्हारा यूं हर पल मेरा ख्याल रखना, मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, और वह तुम्हारा यह कहना कि काश तुम मुझे पहले मिली होती। संजय, वह तो बस, दरअसल अब मुझे लग रहा है कि असल में गलती तो मेरी है। अपनी दोस्ती में मेरे बेपरवाह रवैये को तुमने कुछ और ही समझ लिया, और जिस उलझन की तुम बात कर रही हो वह भी मेरी वजह से ही हुई है। गायत्री, क्या मतलब है तुम्हारा? संजय, मेरी बात गौर से सुनोगी तो तुम्हें भी समझ आ जाएगा। मैं ठीक उस वक्त तुम्हारी ज़िंदगी में आया जब शेखर के टूर की वजह से तुम अकेलापन महसूस करती थी। फिर हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि हमारे बीच की सारी औपचारिकता ही ख़त्म हो गई। ऐसे में अनजाने में ही तुमने मुझसे और शेखर में तुलना करना शुरू कर दिया। जाहिर है हम एक ही ऑफिस में होने की वजह से मेरे साथ तुम्हारा ज़्यादा वक्त बीतने लगा। ऐसे में मेरे दोस्ती वाले प्यार को तुमने हमसफ़र वाला प्यार समझ लिया। लेकिन सच कहूँ गायत्री, जब भी तुम मेरे साथ होती थी तुम ज़्यादातर शेखर की ही बातें करती थी। तुम्हारा और शेखर का रिश्ता एक अटूट पवित्र बंधन है, उसे यूँ मेला ना होने दो। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, देना भी नहीं चाहता, मगर अच्छे दोस्त होने के नाते तुम्हें प्रेम और आकर्षण के बीच का अंतर तो समझा ही सकता हूँ। और मैं तो कहता हूँ मेरे समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। जो आत्मग्लानि और जो उलझन तुम महसूस करती आ रही हो उसी को ठीक से जानोगी तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा अंतर्मन ही तुम्हें सही राह की ओर ले जा रहा था। उसकी बातें सुन गायत्री ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और कहने लगी, ओह संजय, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, कितनी पागल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं तुमसे और शेखर से नज़रें कैसे मिला पाऊंगी अब। मैंने तुम दोनों को गलत समझा जबकि असल में तो मैं ही गलत थी। संजय, अपने आप को इस तरह कोसना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ और मुझे यकीन है शेखर आज भी तुम्हें उतना ही चाहता है जितना पहले। उसे बस थोड़ा वक्त दो, उसे समझो। अपने इस प्रेम द्वंद्व को ख़त्म करो और अपने असली प्रेम को पहचानो। शेखर ही तुम्हारा असली प्रेम है, अपने इस प्रेम को निभाओ। शेखर तुम्हारी इन सारी बातों से बेखबर है और शायद बेखबर ही रहे तो ठीक है। ऐसे रिश्तों में मामूली सी शक की चिंगारी ही काफ़ी होती है सब कुछ तहस नहस करने को। इसीलिए अपने आप को संभालो और शेखर के साथ अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। गायत्री, संजय मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मेरी इस हरकत से तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे ना? हमारी दोस्ती को तुम नहीं तोड़ोगे ना? संजय ने गायत्री के हाथ से ब्रेसलेट लिया और उसकी कलाई पर बांधते हुए कहा, तुम पागल हो बिल्कुल, ये ब्रेसलेट मैं यूं ही नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, अपनी बेस्ट फ्रेंड माना है इसीलिए दे रहा हूँ। अब जो कुछ भी हुआ भूल जाओ और अब नए नज़रिए से देखना शुरू करो ज़िंदगी को। उसकी बात सुन गायत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। संजय ने घड़ी की ओर देखा, रात के 11 बजे थे। उसने कहा, अब तो बहुत देर हो गई, मुझे अब चलना चाहिए, माँ भी इंतज़ार कर रही होगी। हाँ, एक और बात, पहले तो सोचा था आकर बताऊंगा, मगर सोचा बता ही देता हूँ। माँ ने मेरे लिए एक लड़की देखी है, मौसी के यहाँ, उसी से मुलाकात करने जा रहा हूँ। सब ठीक रहा तो जल्दी ही शादी का सोचा है। तुम्हें दिखाने के लिए उसकी तस्वीर भी लाया था, यह देखो।
गायत्री ने तस्वीर देखते हुए कहा, खूबसूरत है, बात बन जाए तो सबसे पहले मुझे खबर करना। संजय, यह भी क्या कोई कहने की बात है। और फिर संजय अपने घर की ओर निकल पड़ा। उसे जाते देख गायत्री की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए थे, पर वह खुशी के आंसू थे। उसके जैसा दोस्त पाकर वह खुश थी। आज के ज़माने में ऐसे लोग भी होते हैं, इस बात का वह यकीन नहीं कर पा रही थी। संजय के जाने के बाद गायत्री ने सबसे पहले घर समेटना शुरू किया। वह यंत्रवत काम करते हुए भी बस वही सब कुछ सोचती रही जो अभी अभी कुछ देर पहले घटित हुआ था। ना चाहते हुए भी वह उस पल को भुला नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था मानो उसके सामने की कोई दीवार खुल जाए और वह उसमें धंस जाए, या फिर ज़मीन फटे और वह उसमें समा जाए। अपनी ही हरकत पर वह शर्मिंदा हुए जा रही थी, मगर यह भी सोच तसल्ली थी कि संजय ने उसे परिस्थिति को कितनी अच्छी तरह से संभाल लिया था। सारे काम निपटाते हुए वह कमरे में गई। कपड़े बदलकर फ्रेश होकर वह अपने बिस्तर पर आकर लेटी ही थी कि मोबाइल की रिंग बजी। वक्त देखा तो 12 बजने को कुछ ही मिनट बचे थे। शेखर की कॉल देख उसे लगा, चलो आखिर उसे जन्मदिन याद आ ही गया। उसने कॉल रिसीव किया तो शेखर ने पूछा, सो गई थी क्या। गायत्री, नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी, सो जाऊंगी। इतनी देर हो गई, तुम भी जगे हो, सोए नहीं। शेखर, नहीं, वह क्लाइंट के साथ बाहर खाना खाने गया था, वहीं देर हो गई। अच्छा सुनो ना, मैंने एक बहुत ज़रूरी बात के लिए कॉल किया था। आज मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आने वाला था, ज़रा देखो बाहर लेटर बॉक्स में आया कि नहीं। कहीं बारिश में भीग गया तो मुश्किल हो जाएगी, उसे अभी अंदर ले आओ प्लीज़। शेखर की बात सुन गायत्री का चेहरा मुरझा गया। फिर एक बार उसने उम्मीद की थी जो पूरी नहीं हुई। उसने कहा, हाँ देख लेती हूँ, अब रखती हूँ, सोऊंगी। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। वह अपने बिस्तर से उठी और बाहर जाते हुए संजय की बातों को दोहराने लगी। शेखर को वक्त तो उसे समझो, अपने इस प्रेम द्वंद्व को ख़त्म करो और अपने असली प्रेम को पहचानो। शेखर ही तुम्हारा असली प्रेम है, अपने इस प्रेम को निभाओ। इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए वह हॉल में पहुंची। बाहर जाने के लिए उसने दरवाजे को खोला तो देखा बाहर शेखर हाथ में केक और फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। गायत्री को देखते ही वह जोर से चिल्लाया, सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे माय डियर वाइफ। अभी गायत्री इस झटके से उभरी ही थी कि शेखर के पीछे से उसके माता पिता और सास ससुर भी अपने हाथों में तोहफे लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हुए उसके सामने आ गए। सबको एक साथ देख गायत्री को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सब लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। उसने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया और शेखर की ओर हैरानी से देखने लगी। शेखर, क्यों, कैसा लगा सरप्राइज। मैं कहीं काम से नहीं बल्कि भोपाल गया था सबको इस प्लान में शामिल करने। गायत्री के पास शब्द ही कहाँ थे कुछ कहने के लिए। वह बेहद खुश थी और सबको यूं अचानक आ जाने से उसका चेहरा खिल उठा था। शेखर, अब देखती ही रहोगी या केक भी काटोगी। फिर से बर्थडे सॉन्ग से पूरा घर चहक उठा और गायत्री ने शेखर की ओर देखा और मन ही मन बस इतना कहा, मैं अपना प्रेम निभाऊंगी शेखर, इस प्रेम द्वंद को जीत लूंगी मैं। उसे तो आज जैसे अपने प्रेम के साथ साथ सब कुछ मिल गया था। यही थी गायत्री की कहानी, प्रेम को निभाने की कहानी।